नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के कंधमाल में कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस बार बार अपने देश को डराने की कर रही है कोशिश। मरे पड़े लोग देश को रहे हैं मार। 4 जून को कांग्रेस नहीं बन पाएगी विपक्ष। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तिरुपति में किया रोड शो। हमीरपुर में भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर की विजय संकल्प यात्रा। विपक्ष के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में लगाया जोर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधानसभा की सभी सीटों समेत 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को होगा मतदान। भाजपा ने श्री राम मंदिर के शुद्धिकरण के कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ऐसी समाज के अपमान पर है आमादा। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, केजरीवाल जेल रिटर्न के एलीट क्लब में हुए शामिल। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा मुकाबला। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। चौबीस की चुनौती में पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने ओडिशा के कंधमाल में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के साथ साथ राज्य की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। पीएम ने विश्वास जताया कि इस बार ओडिशा में डबल इंजन सरकार का गठन होगा। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के परमाणु बम का नाम लेकर देश को डराने का प्रयास कर रही है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं। कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे पुरानी चुनावी स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस को आधिकारिक रूप से नेता विपक्ष का दर्जा मिलने लायक सीटें भी नहीं मिलेंगी। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार
एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है। और कांग्रेस वाले ये भी लग ले कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। और इससे पहले ओडिशा के कंधमाल में पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया और पूरे जोश से भरा हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री ने कंधमाल में सामाजिक कार्यकर्ता पूर्णमासी जानी का आशीर्वाद लिया। पूर्णमासी जानी को उनकी सेवाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में एक रोड शो में आयोजित कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता चुनाव यहां लड़ रहे हैं और समर्थन पाकिस्तान से लेते हैं। पाकिस्तान से आपका क्या लेना देना? इतना ही पसंद है तो पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़ो, हिंदुस्तान में क्यों लड़ रहे हो? मणिशंकर अय्यर कह रहे पाकिस्तान, अरे भैया पाकिस्तान से तुम्हारा क्या लेन देना? इतना ही पसंद है तो पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ो, हिंदुस्तान से क्या लेने देना है? हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहे हो ना, लेकिन हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेंगे। ये उसी प्रकार की नादानियां करते हैं जो लगातार काल के प्रवाह में लगातार पाकिस्तान ने देश को अस्त व्यस्त किया था। लेकिन अब बदलते दौर का हिंदुस्तान है और बदलते दौर के हिंदुस्तान के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भव्य रोड शो किया। इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसमें पहले उन्होंने तिरुपति मंदिर जाकर दर्शन भी किए। गुजरात के दाहोद लोकसभा क्षेत्र के संतरामपुरा में प्रथमपुर मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान जारी है। दरअसल 7 मई को हुई बूथ कैप्चरिंग की घटना के बाद चुनाव आयोग ने 11 मई को यानी आज यहां पुनर्मतदान कराने का निर्देश दिया था। वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं बिहार की 5, झारखंड की 4, तो मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं, ओडिशा की 4, उत्तर प्रदेश की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजनीतिक दलों के सामने चौथे चरण में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती होगी। वहीं लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला भी जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अनुराग ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में समीरपुर स्थित अपने आवास पर कन्या पूजन किया। हमीरपुर लोकसभा सीट पर 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। आपको बता दें, इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कन्या पूजन और मां के आशीर्वाद के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों और उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास के साथ वे जनता के बीच हैं और वे भारी जीत भी हासिल करेंगे। मुझे 4 बार लोकसभा में जाने का अवसर मिला, 5वीं बार निकला हूँ। मोदी जी के किए काम, हमारा क्षेत्र का विकास, इन सब से एक बड़ी जीत की ओर हम अग्रसर होंगे।
देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। आगे कई राज्यों में लोकसभा सीटों पर मतदान होना बाकी है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से खास बातचीत की। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे सर, 11 लोकसभा सीटों पर मतदान? आज के तारीख में अब 11 लोकसभा के मतदान हो चुके हैं और जो मतदान के बाद जो रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी और 11 में 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस नेता सेम प्रद्युम्न ने एक बयान दिया है, भारतीय को चीनी से तुलना की है। अब ये कांग्रेस के नेताओं की सेम प्रद्युम्न की बात न केवल वो चीनी से तुलना कर रहा है, बल्कि अजीबो गरीब बयान देने के लिए प्रसिद्ध है। उसने तो कहा कि अमेरिका का जो कानून है परिवार के संबंधित, जिसमें परिवार के बुजुर्ग की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, उस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था हिंदुस्तान में लागू हो और उस प्रकार के व्यवस्था बने। मुझे लगता है कि इन लोगों के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं अमेरिका में बैठ के बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो इन्हें हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आती। क्या ऐसे मुद्दे थे जिस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने जनता के बीच में गए और जनता का प्यार मिला? जहाँ तक मुद्दों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी पे बहुत स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी न केवल अपने घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की बात करती है, मगर जन आकांक्षाओं के, इस देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ विषय, हमारे सनातन से जुड़ा हुआ विषय, ये सारी बातें जब जनसंघ के समय में जो वादा किया गया था, वो चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, ये मोदी जी ने वो वादे पूरे किए। तो आज ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में हुए लोकसभा चुनाव में हम 11 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। कैमरा पर्सन हेमंत साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। तो हर एक दल, हर एक नेता अपनी जीत का दावा यहां ठोक रहा है। फिलहाल 24 की चुनौती यानी चुनावी खबरों में बस इतना ही। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ पर फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना है। पर वोटिंग? अरे चाय दो ना। ठीक है। कहीं से सूखी लकड़ियां ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकालकर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कश्मीर विश्व भर में केसर की खेती के लिए जाना जाता है। भारत केसर उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे पायदान पर आता है। देश में कश्मीर में केसर की खेती सर्वाधिक होती है। केसर का उपयोग भारतीय रसोई में तो होता ही है, भारतीय संस्कृति में भी इसका अपना एक अलग महत्व है। पूजा पाठ से लेकर दवाओं और खान पीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कश्मीर के केसर की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलो है। साल 2020 और 21 में कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला था। क्या है केसर के किसानों के मुद्दे और क्या है उनके भविष्य को लेकर योजनाएं, जानने के लिए डीडी न्यूज़ की टीम पहुंची सैफरन सिटी के नाम से मशहूर पंपोर। हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने केसर के किसानों से खास बातचीत की। डीडी न्यूज़ की चुनाव यात्रा इस वक्त आ चुकी है पामपोर, जो मशहूर है यहाँ के केसर के लिए। कभी ये बेहद संवेदनशील इलाका हुआ करता था। पामपोर हमला भी इससे कुछ दूरी पर यहाँ पे हुआ था, लेकिन आज यहाँ पर जो है खेतों में काम चल रहा है। किसान जो हैं वो लगे हुए हैं। क्या बदलाव ये चाहते हैं इस बार के चुनावों में, ये हम इनसे जानेंगे।
आप बताइए किस तरह से आपका कामकाज चल रहा है? बिल्कुल, आज कई दिनों से यहाँ पहले बारिश थी, यहाँ बर्फ भी गिरा था, लेकिन कुछ दिनों से अब धूप है तो काम पूरा चल रहा है। हर एक खेत में हर एक फार्मर भी अपनी खेत में लगन पूरे परिवार के साथ लगा है कि इस खेती में काम करते हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन एक अच्छी सरकार आए जो किसानों का ख्याल रखे। जिस तरह पीछे सरकारों ने किसानों का ख्याल रखा है, इस तरह आगे भी हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो किसानों के पुष्ट पर खड़े होगी। वोट डालने जाते हैं तो आप क्या देखकर, काम देखकर वोट देते हैं या फिर ये देखते हैं कि नहीं जो कैंडिडेट है वो आपके इलाके से है, चेहरा देखकर वोट देते हैं, या क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहते हैं? नहीं, एक्चुअली जो आजकल की वो मॉडर्न यूथ है वो काम पे ही ज़्यादा फोकस कर दे कि काम जो अच्छा करेगा वोट उसी को मिलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वोट तो उसी को मिलेगा जो काम अच्छा करता हो। आप बताइए कि आपका ध्यान किस बात पर रहेगा जब आप वोट डालने जाएंगे? हमारा शुरू से हर दिन हमारा मुद्दा होता है कि फार्मरों की फलाह बहबूद के लिए हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। हमारा हर दिन यही मौक़िफ़ होता है, हर दिन हमारा यही इशू होता है, हर दिन हमारा यही काम होता है, चाहे इलेक्शन हो चाहे इलेक्शन नहीं हो, चाहे कोई भी काम हो, हमारा हर दिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ यही काम होता है कि किसानों की फलाह बहबूद के लिए किसान की उत्पादन को हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें जो भी सरकारें आते हैं हम हर सरकार के पास अपनी रिप्रेजेंटेशन रखते हैं कि किसानों को क्या ज़रूरत है ग्रास रूट लेवल पर। तो सैफरन सिटी में हम मौजूद हैं और जो केसर के किसान हैं उनका ये कहना है कि जो किसानों के लिए बात करेगा, जो किसानों के लिए वायदा करेगा, जो काम यहाँ पर नहीं हुए हैं या जो काम हो रहे हैं उनको आगे बढ़ाएगा, उनकी तरफ इनका जो वोट है वो जाएगा। और इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो सियासी मुद्दे हैं उसमें किसानों के हों या आम आवाम के हों, वो मुद्दे उनके आरोप प्रत्यारोप में कहीं दबने नहीं चाहिए। जो उनके हल की बात है समस्याओं की, वो आगे आनी चाहिए और उसे ही ये लोग यहाँ पर प्राथमिकता देंगे। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, पामपुर। और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं तेलंगाना के चिवेला में, जहां अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दोबारा आपको यहाँ लिए चलेंगे, उससे पहले आपको बता दें लगातार जो चुनाव प्रचार है वो पूरे जोर शोर से चल रहा है। अभी तक अगर बात की जाए 3 चरणों का मतदान हो चुका है और 13 मई को हालांकि चौथे चरण को होगा। उसके बाद जो बाकी बचे हुए चरण हैं उसके लिए लगातार जो प्रचार है वो किया जा रहा है। फिलहाल आज की अगर बात की जाए तो तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो अलग अलग रैलियाँ कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। वहीं खबरों में आइए आगे बढ़ते हैं। देश के कई हिस्सों में कल मौसम में एक बड़ा बदलाव देखा गया, जिसके चलते कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली तो कहीं लोगों की परेशानियों को उनको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में कल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले, लेकिन कल ही भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे सिरोपगढ़ के पास मलबा आने के कारण बंद हो गया। इसके कारण केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को श्रीनगर और कालियासोट में रोक दिया गया। स्थानीय प्रशासन मलबा हटाने और रास्ता खोलने के प्रयासों में जुटा हुआ है। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी की, जहां बड़ागांव थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और डीसीएम की टक्कर में दूल्हे सहित 4 लोगों की कार में जलकर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पल्हापुर गांव में आज सुबह एक युवक ने अपनी मां, पत्नी और 3 बच्चों की हत्या के बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस सनसनीखेज वारदात से सीतापुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। थाना रामपुर मथुरा के अंतर्गत ग्राम पालापुर से आज सुबह पुलिस को यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसका नाम अनुराग सिंह, उम्र 45 वर्ष बताया जा रहा है, इसके द्वारा अपने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करके स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। मौके से जब पुलिस के द्वारा जांच की गई तो वहां पर इनकी माता सावित्री देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष, पत्नी जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष व 3 बच्चे जिनकी उम्र क्रमशः 12, 9 और 6 वर्ष की है, इनको इन्होंने मारा है। उसके पश्चात खुद को मारा है। पुलिस के द्वारा एफएसएल टीम के द्वारा संपूर्ण पहलुओं की जानकारी की जा रही है व विस्तृत जांच के पश्चात आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर।
राम राम भाई साहब, चले क्या? अरे कल शादी है, हम वोट डालने नहीं जा सकते भैया। बाबा, एक वोट दिए थे, किसान सम्मान का पैसा आ रहा है ना सीधा खाते में, जो हमारे लिए दिन रात दौड़ती हैं। आप उनके लिए तो कदम नहीं चल सकते। सयानी हो गई है, देखो। बातें बाद में, अभी आप जाओ। ठीक है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत ने एमएसएमई क्षेत्र में 19 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। मंत्रालय के उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर ये आंकड़े साझा किए गए हैं, जिनमें 4.27 करोड़ महिला कर्मचारी शामिल हैं। उद्यम मंत्रालय द्वारा पंजीकृत 4.40 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों द्वारा उद्यम सर्टिफिकेट के माध्यम से 19.09 करोड़ रोजगार दिए गए हैं। जुलाई 2020 में पोर्टल लॉन्च के समय पर यह आंकड़ा 2.8 करोड़ था, जो नवंबर 2022 में 8.81 करोड़ पहुंचा और अब 19.09 करोड़ हो चुका है। बात करते हैं तमिलनाडु के ऊटी की, जहां 126वें फ्लावर्स दिवस के अवसर पर स्थानीय बॉटनिकल गार्डन में लेजर शो का आयोजन किया गया। तमिलनाडु के पर्यटन पर पहुंचे सैकड़ों पर्यटकों ने ऊटी में आयोजित इस लेजर शो का भरपूर आनंद उठाया। वहीं असम की अगर बात की जाए तो असम पुलिस ने कछार जिले में 7 करोड़ रुपए की कुल 572 ग्राम हेरोइन जब्त की है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि धुलाई और सिलचर क्षेत्र में 2 अलग अलग अभियानों में नशीले पदार्थ जब्त किए गए। खुफिया जानकारी के आधार पर कछार जिला पुलिस की एक टीम ने धुलाई में अभियान चलाया और 55 साबुन के डब्बों में हेरोइन बरामद की। दूसरे ऑपरेशन में पुलिस ने सिलचर इलाके में हेरोइन भरे 45 साबुन के डब्बों जो हैं वो बरामद किए हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता कर श्री राम मंदिर के शुद्धिकरण के मसले पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि श्री राम जन्मभूमि का शुद्धिकरण कराने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बयान उनका ठीक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के राम मंदिर में दर्शन करने के एक दिन बाद आया है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से देश की प्रथम नागरिक और समस्त शेड्यूल ट्राइब समाज, आदिवासी समाज का इतना घोर अपमान करने पर क्यों आमादा है? जो आज बहुत धर्म की बात करते हैं, यदि हमारे विचार परिवार के लोग नहीं होते तो अनुसूचित जनजाति का पूरा समाज को आप लोगों ने तो कन्वर्जन की ताकतों के हाथ में छोड़ दिया था। आज उनका स्वाभिमान, उनकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आइए रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ भी। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने फिलिस्तीन को अधिक अधिकार देने और उनकी पूर्ण सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करने के लिए मतदान किया। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रस्तावित मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य फिलिस्तीन के अधिकारों और विशेषाधिकारों का विस्तार करना है। आपको बता दें कि इसे भारी समर्थन मिला। पक्ष में 143 वोट और विपक्ष में 9 वोट पड़े, जिसमें अमेरिका और इजराइल का विरोध भी शामिल था, जबकि 25 देश अनुपस्थित रहे। 2 राज्य समाधान की पुष्टि करने के अलावा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सदस्यता के लिए फिलिस्तीन की योग्यता की पुष्टि करता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा फिलिस्तीन के आवेदन का पुनर्मूल्यांकन करने का भी आह्वान करता है। बता दें कि अमेरिका ने 18 अप्रैल को व्यापक रूप से समर्थित सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो का इस्तेमाल किया था। वहीं रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक बस पुलिंग रेलिंग से टकराकर नदी में गिर गई, जिसके कारण 3 लोगों की मौत हो गई। 6 अन्य लोगों का अस्पताल में तत्काल इलाज भी चल रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में बचाव कर्मियों ने बस को नदी में से उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बस के चालक को हिरासत में लिया है। वहीं अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में 7 डिब्बों वाली यात्री ट्रेन एक लोकोमोटिव और एक खाली ट्रेन डिब्बे से टकरा गई। टक्कर में पैसेंजर ट्रेन का पहला डिब्बा पटरी से उतर गया और क्षतिग्रस्त हो गया। खासतौर से एसएएमई के प्रमुख अल्बर्टो क्रिस्टी ने कहा है कि 90 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका में नॉर्दर्न लाइट्स का अद्भुत नज़ारा दिखा गया, जिसे ऑरोरा बोरेलिस के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्दर्न लाइट्स यानी उत्तरी ध्रुव के आसमान में सुबह के वक्त दिखने वाली बेहद खूबसूरत रोशनी है। और आइए बात करते हैं अब खेल की दुनिया की भी। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होंगी। दोनों टीमें ईडन गार्डन्स में भिड़ेंगी। अंक तालिका में पहले स्थान पर काबिज कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो ये टीम इस सीज़न की अब तक की सबसे सफल टीम है। वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। और बात रेसलिंग की, जहां भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। भारत की 5 महिला पहलवानों ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली पहलवानों में पंगाल, अंशु मलिक, रितिका हुड्डा, विनेश फोगाट, निशा दहिया का नाम शामिल है। ये पहली बार है जब ओलंपिक में एक साथ देश की 5 पहलवान अपनी चुनौती पेश करेंगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए तेज खबरों का हमारा बुलेटिन एक्सप्रेस 100 कृतिका के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।